हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें आपने लाइट के बारे में पढ़ा था और लाइट के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई। ये चीज़ को हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। आज जो है हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक्चुअल में जो है अभी प्रकाश को तरंग माना गया है, एक वेव माना गया है, ठीक है। और उस वेव के आधार पर आप उस टॉपिक को थोड़ा याद करो तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूटन जो थे उन्होंने ये बताया, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में उन्होंने ये बताया, कणिका सिद्धांत में, कि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, के रूप में ट्रैवल करता है, किसी मीडियम में ट्रांसमिट करता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम कॉर्पस सेल्स रखा गया था, ठीक है, जिसको हिंदी में कणिकाएं बोलते थे। तो फिर उनके लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम क्या था, उनकी थ्योरी में एक लिमिटेशन पाई गई क्या कि वो सिर्फ दो ही लाइट के सिर्फ दो ही फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाए थे, और वो कौन कौन, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन का। लेकिन जब हाइगेंस नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने फिर लाइट को पार्टिकल्स न मान के एक वेव के रूप में उसको माना, तो उस समय हम आपको बताए थे कि जब उन्होंने वेव माना तो उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस को तो पढ़ाया ही अपने थ्योरी में, उसके अलावा कुछ और भी फिनोमिनन उन्होंने दिया, जैसे इंटरफेरेंस दिया, डिफ्रैक्शंस दिया, ठीक है। पोलराइजेशन का थ्योरी तो थोड़ा बाद में आया था, लेकिन ये चार चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। तो ये चार चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किए। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन तो न्यूटन भी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन वो बाकी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो चीज़ को अब यहाँ पढ़ना है। तो अब मान के चलो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस जब हाइगेंस प्रूफ किए, उसके अलावा भी कुछ कुछ वो दिए थ्योरी को, तो वो थ्योरी आगे पढ़ेंगे जो अनदर थ्योरी उन्होंने नया लाया। लेकिन जो थ्योरी को पहले वाले न्यूटन्स वाले थ्योरी को भी उन्होंने अपने थ्योरी में लगाकर और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस को यूज किया और वहाँ पे प्रूफ किया, वो उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लाइट को अगर वेव भी मानते हैं, लाइट को अगर हम तरंग भी मान लेते हैं, तो किस तरह से प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से हम साबित कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के आधार पर हम ये दोनों फिनोमिनन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज़ आज हमको देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले आप यहाँ देखो, आपके सामने एक ये लाइन लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है तरंग सिद्धांत के आधार पर समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन करना है, तो किसके बेस पर, तो वेव थ्योरी, ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी लिखा भी, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन का एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है फ्रॉम प्लेन सरफेस ऑन वेव थ्योरी, ठीक है। एक प्लेन सरफेस पर वेव थ्योरी के आधार पर एक प्लेन सरफेस पर मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेन करना है। किस तरह से एक्सप्लेन होगा वो समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसके बारे में लिखने के लिए वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, ये आप पहले लिखोगे, और लिखने के बाद एक हम आपको पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, वो पिक्चर्स आपको देखना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस चीज को साबित करने के लिए हम वो पिक्चर अगर नहीं देखें जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे फिगर, वो फिगर अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इस थ्योरी को आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। प्रूफ करना बहुत आसान है, डिस्प्ले वाला जो चीज था वो आपने लिख लिया, उसके बाद प्रूफ करना बहुत आसान है, बस आप फिगर को समझ लो। अगर आप फिगर समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो हम चलो फिगर्स को थोड़ा नजदीक लाके जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिगर को ड्रॉ करना। फिगर बहुत बारीकी से समझना, बहुत काम का चीज़, अगर ये समझे तभी तुम्हारा काम बन पाएगा। चलो समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो हम एक प्लेन सरफेस आपके पास बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस पे ही हमको लाइट को इंसिडेंट करवाना है, ठीक है। प्लेन सरफेस पे मुझे लाइट को इंसिडेंट करवाने के बाद और मुझे वेव थ्योरी का बेस लेकर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर देना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब प्रकाश के परावर्तन को प्रूफ कर देना, ठीक है। थोड़ा लाइन को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। देखिए, तो अब हम लोग इस टॉपिक को सिद्ध करने से पहले, प्रूफ करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले हम एक फिगर समझ लेते हैं। और वो फिगर क्या है, मैंने आपके सामने एक प्लेन सरफेस बनाया,
ठीक है। प्लेन और अनट्रांसपेरेंट सरफेस है, यानी एक समतल सतह और अपारदर्शी, यानी आर पार ना दिखे, क्योंकि परावर्तन का टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब रिफ्लेक्शन तभी होगा, परावर्तन तभी होगा जब आर पार ना दिखे, तो इसलिए अपारदर्शी यानी अनट्रांसपेरेंट सरफेस मैंने लिया, और भी प्लेन, ठीक है, क्योंकि मुझे रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाना है, इरेगुलर नहीं, यानी नियमित परावर्तन करना है, इसलिए हमने प्लेन सरफेस लिया है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का सरफेस नहीं लिया है। अब हम कहीं एक सोर्स है अपने पास, उस सोर्स से दो रे ऑफ लाइट को एक साथ लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। याद रखना हमने क्या बोला कि एक सोर्स से तो करोड़ों अरबों खरबों में रेडिएशन निकले, अरबों खरबों में रे निकलेंगे, लेकिन हम सिर्फ दो रे ऑफ लाइट को चूज करते हैं, और दो ऐसे रे ऑफ लाइट को चूज करते हैं जो एक ही समय पर दोनों चलना स्टार्ट किया, दोनों चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले तो हम यहां पे बना लें थोड़ा फिगर। यहां से मान लो एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रे ऑफ लाइट लाते हैं। ध्यान से समझना, फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। फिगर अगर समझ गया तो आराम से आप इसको प्रूफ कर लोगे, कोई दम ही नहीं होगा फिर। अच्छा देखिए, ये दोनों फिगर देखिए, दोनों में एक चीज़ समझना, दोनों एक ही समय में स्टार्ट हुआ, इस बात को याद रखना, यानी टी समय, इसका भी टी समय, ठीक है। यानी अगर 11:05 पे ये स्टार्ट हुआ तो 11:05 पे भी ये भी स्टार्ट हुआ है, दोनों सेम समय में। अच्छा, दोनों एक ही मीडियम में चल रहा है, क्योंकि ये तो ग्लास है और ये सब बाकी हवा मान लेते हैं, तो ये दोनों एक ही मीडियम में चल रहा है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंजिंग कब आता है? जैसे ये चलता पानी में, ये चलता हवा में, तो ये कम वेग से चलता है, ये ज़्यादा वेग से चलता है ना। अगर ये हवा में चलने लगता है, ये पानी में, तो ये इसका वेग कम जाता। हालांकि ये दोनों हवा में चल रहा है तो वेग भी समान है, यानी वेग भी समान, वेलोसिटी भी समान, समान समय में स्टार्ट भी किया है, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ चलना स्टार्ट करेगा, तो दोनों चल दिया, ठीक है। दूरी भी समान तय करेगा, क्योंकि एक ही समय स्टार्ट भी हुआ और एक ही वेग से चल भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये दोनों रे में से कौन सा ऐसा रे है जो इस सरफेस को पहले टच करेगा। और मे भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सरफेस को पहले टच करेगा, दिख भी रहा है ना। ये रे भी चला, ये रे भी चला, दोनों रे एक साथ चला, लेकिन इस दोनों रे में से ये वाला जो रे है, यानी ये जो किरण है, ये इस सरफेस को जल्दी टच करेगा, क्योंकि ये सरफेस के ज्यादा नजदीक है। ये तो यहां पे टच करेगा, तो जब तक ये टच करने जाएगा तब तक ये टच कर चुका होगा। हाँ, हो सकता है ये वाला पहले टच कब करता है, जब इसका वेलोसिटी काफी कम होता और इसका ज्यादा होता, तो ये बेचारा धीरे धीरे आता जब तक कि वो वहां पहुंच जाता। यहाँ तो दोनों सेम चल रहा है, तो जब सेम चल रहा है तो ये जब तक वहां यहां पे पहुंचेगा, ये सरफेस भी यहां तक पहुंच पाए, ये वाला रे यहां तक पहुंच पाएगा, यानी सरफेस को सबसे पहले यही टच करेगा। हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये लाइट ऐसे आया, ठीक है। ध्यान से समझ गया, यानी कि हमारा जो सिचुएशंस है वो ये है, ध्यान से समझना इस बात को। ये ठीक है, ये मान लेते हैं, यानी जब ये वाला रे ऑफ लाइट यहां पहुंचा, ये रे ऑफ लाइट यहीं रहा, यानी ये सरफेस को टच कर चुका है, ये अभी तक सरफेस को टच नहीं करा है, ठीक है। समझ रहे हो बात? अच्छा, आगे बनाने से पहले एक चीज करते हैं, थोड़ा यहां पे हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा होल्ड कीजिएगा आप लोग। और क्या है, देखिए, डिफरेंट कलर यूज करने से क्या है, हम मान के चलो कि यहाँ पे जब लाइट सरफेस को टच किया तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल यानी एक अभिलंब। नॉर्मल यानी अभिलंब, आपको पता है ना, नॉर्मल अभिलंब हम सरफेस पर परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों किए? कभी भी, क्योंकि यहाँ आपको परावर्तन का थ्योरी देना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहाँ पे एक नॉर्मल बनाओगे ना, तब ना इंसिडेंट यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण का आप एक कहानी यहाँ बना पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है दूसरे कलर में, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे एक और चीज़, यहाँ पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, यानी जब ये वाला प्रकाश ए बिंदु पे था, ये वाला रे बी बिंदु पे था, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, जब ये प्रकाश का किरण यानी रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ ध्यान से समझना, जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचेगा, ये रे ऑफ लाइट, ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँच चुका होगा, ध्यान से समझना।
पहले क्या बताया मैंने, ये प्रकाश जब यहाँ था, ठीक है, तो ये प्रकाश यहाँ था, और जब ये यानी ये सरफेस को टच कर चुका है, ये अभी सरफेस को टच नहीं किया है, और जब तक ये सरफेस को टच करेगा ये लाइट इस सरफेस से टकरा के, क्योंकि ये पहले ही टच कर चुका है तो टकरा के कहीं और चला होगा। समझ लो बात, फिर से समझो, ये रे ऑफ लाइट दोनों साथ में चला, लेकिन ये जब टच कर दिया सरफेस को, ये नहीं टच किया था, और ये जब तक इसको टच करेगा सरफेस को, ठीक है, तब तक ये लाइट तो टकरा के काफी दूर चला गया होगा, है ना, यानी इधर चला गया होगा। तो अब इसका जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस ये है, ध्यान देना, अब जो इसका स्थिति है वो ये है, इसका नाम रख लेते हैं, बी तो रख चुके थे तो सी डी रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम डी, यानी ये जब ए पे था ये बी पे था, लेकिन जब ये वाला प्रकाश सी पे पहुंचा ये प्रकाश डी पे पहुंच गया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहाँ सी और डी, यहाँ भी आप सी डी कुछ भी नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिगर का हाफ कंस्ट्रक्शन कर चुके हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी अब इसके बाद ये जो प्रकाश है अपना, ये तो टकरा के इधर जाएगा, है ना, ये भी इधर जाएगा, कहीं जाए अब हमको कोई मतलब नहीं उतना दूर से, हमको सिर्फ इतना थ्योरी से मतलब रखना है, ठीक है। अब ये कहीं भी जाए, क्योंकि ये तो जाएगा ही ना आगे, कहीं ना कहीं इसको जाना ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रकाश यहाँ पहुँचा, ये वाला प्रकाश जो है वो ऑलरेडी कहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, तो ये वाला प्रकाश यहाँ, और जब ये यहाँ पहुँचा तब तक ये प्रकाश यहाँ पहुँच चुका था, ठीक है, समझे फिगर। तो यही आपको मेनली समझना है, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपका पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। अगेन हम आपको इस फिगर को दोबारा बना के दिखाते हैं किस तरह से, ठीक है, होल्ड कीजिए थोड़ा, देखिए अगेन हम आपके पास फिर से एक प्लेन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। आपको ये फिगर दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि आपको अच्छे समझ में आए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है, तो आएगा ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, हम फिर से आपके सामने एक सरफेस बनाए, ठीक, ये प्लेन सरफेस है और अनट्रांसपेरेंट यानी आर पार नहीं दिखने वाला। अब आगे चलते हैं, अब 2 रे ऑफ लाइट को हमको एक ही टाइम पे लाना है, ठीक है, तो चलो हम एक ही टाइम पे, ये सब तो कहानी हम आपको बता दी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस हम फिगर को ड्रॉ करके दोबारा आपको समझाते हैं, ठीक। ये 2 रे ऑफ लाइट को एक ही टाइम पे ला रहे हैं, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम मीडियम में चल रहा है, समान माध्यम हवा है तो दोनों हवा में ही चल रहा है। चलो ये सिचुएशंस आ गया। आप देखो, नोटिस करो, हमने क्या बोला कि जब ये दोनों रे ऑफ लाइट एक ही समय पे चलना स्टार्ट किया, जब ये रे ऑफ लाइट सरफेस को टच कर दिया तब तक ये लाइट यहीं रहा, कारण क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों एक ही समय में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये सरफेस को जल्दी टच कर रहा है क्योंकि ये सरफेस के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है, ये तो यहाँ जाके टच करेगा ना, तब तक तो ये पहुँच चुका होगा। तो हमारा जो पोजीशन है ये दोनों रे ऑफ लाइट के बीच का वो ये है, ठीक है, यानी ये अपना पोजीशन है। इस पोजीशंस का कुछ नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यानी अभिलंब। क्यों नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आपको पता है ये बात, क्योंकि परावर्तन का थ्योरी चल रहा है, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तभी तो आपतित और परावर्तित यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट का हम थ्योरी यहाँ पे जनरेट करेंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जब ये प्रकाश यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, समझ रहे हो, जब ये प्रकाश यहाँ पहुँचेगा यानी ये सतह को पहले टच कर चुका है, ये अभी यहीं है, और जब तक ये वाला लाइट इस सरफेस को टच करेगा तब तक ये लाइट चला जाएगा यहाँ कम से कम, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये जब यहाँ था तो ये यहाँ था, और जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ये लाइट तो टकरा के काफ़ी आगे जा चुका होगा, इधर आ चुका होगा, यानी ये अभी तक टकराया ही है और ये टकरा के आगे जा चुका होगा। तो अब इसका जो पोजीशंस है वो ये है, यानी अगर ये ए पे था तो ये बी पे था, अब ये मान लो सी पे है यानी ये सी है तो ये डी पे है, कहीं भी यहाँ भी सी रख सकते हो, यहाँ भी डी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लंबवत हमेशा अभिलंब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ के बाद ये रे ऑफ लाइट तो इधर भागेगा ना, है ना, टकराने के बाद। अब ये जहाँ जाए हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतना से मतलब,
ठीक है, तो आप फिगर अब समझ गए होंगे कि इस तरह से हमको फिगर ड्रॉ करना है। याद रखना जो मैंने ग्रीन कलर से किया है वो आपका, और एन लिख दिया है मैंने वहाँ पे, वो आपका नॉर्मल है, यानी हिंदी में अविलंब बोला जाएगा। और ये रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे चला गया, ठीक है, और मुझे इतना ही से मतलब है। अब चलो आगे देखते हैं। ये है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा ये आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जिसको आई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तो इसके बीच का एंगल आर बनेगा। हालांकि इस आर का हमको यूज नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं बनाते क्योंकि फिगर थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा तो हम छोड़ देते। लेकिन आप समझना ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो है वो कोण क्या है, वो आर है। लेकिन इधर हमको आर का जरूरत है, इधर आई का जरूरत है, इधर आर, तो हम इधर आर नहीं बनाए। आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है तो। और इधर हम आर बनाते हैं। चलो देखते हैं आर किधर बनेगा। अच्छा, इस लाइट के लिए मैंने आई और आर तो देखा, इसके लिए आई और आर देखते हैं। तो ये लाइट आया, तो ये इंसिडेंट हो गया आपतित, और ये अभिलंब, तो ये बना आई। लेकिन हमको यहाँ आई का जरूरत नहीं है, आर का जरूरत है। तो जब ये वाला जो है आई है, तो ये वाला आर होगा। कारण क्योंकि ये है परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये है नॉर्मल अभिलंब, तो इसके बीच का आर बनेगा, ठीक है। अच्छा, पता है आपको ये वाला, जब ये वाला आई है तो हम ये वाला को भी आई लिखेंगे, ठीक है। ये वाला आई है तो ये वाला आई लिखेंगे, क्यों अभी समझाते हैं। यानी पोजीशन, ये पोजीशन था ना कि ये वाला यहां से लेके यहां था तो ये यहीं पहुंचा, तो पोजीशन से लेके सरफेस तक का भी एंगल जो होगा वो आई होगा। और इधर भी पोजीशन, ये पोजीशन था कि अगर ये सी पे है तो ये डी पे है, तो पोजीशन से लेके सरफेस तक का आर होगा, ठीक है। हमको ये एक थ्योरी बताते हैं आई का थ्योरी, आप आर समझ जाओगे। देखो कैसे, हम इस फिगर को साइड में करके आपको बताते हैं। इस फिगर को यहां पे ड्रॉ करते हैं। चलो देखो, ध्यान देना, ये है अपना ये वाला लाइट, ठीक है, ध्यान देना, और ये है अपना अभिलंब, ठीक है। अच्छा, ये वाला अपना है आई, नोटिस करना बात। अच्छा, उधर से एक और रे ऑफ लाइट आया है, ठीक है, और हमने ये पोजीशन यहाँ ड्रॉ किया है। अब ये थोड़ा बात समझो कि दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों के बीच में अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पक्का लंबवत होगा, परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी ये जब लाइट आया, ये लाइट आया, और मैंने ये पोजीशंस ए बी का रखा है, यहाँ ए है और ये बी है, तो ये जो है वो 90 डिग्री है ना, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी ये वाला लाइट और ये जो आपने पोजीशंस लिया था इसके बीच का है 90, यानी कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक 90 है, ठीक है। इस लाइट से इस पोजीशन तक 90 है, और ये वाला आपका आई है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा, ये 90 और ये आई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। देखो ये पूरा आई, और सॉरी ये पूरा 90 और ये वाला आई, अभी आपने देखा ये वाला आई है और पूरा 90 है, तो 90 में से अगर हम इस आई को घटा दें तो ये वाला निकल जाएगा, यानी ग्रीन से लेके ब्लैक तक, ग्रीन डॉटेड से ब्लैक डॉटेड तक आ जाएगा 90 माइनस आई। ध्यान देना, ग्रीन से लेके ब्लैक तक का ये जो आ जाएगा, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है वो आ गया 90 माइनस आई। ध्यान देखना, ये वाला आ गया 90 माइनस आई, ठीक है। अब आगे नोटिस करो, एक बात बताओ, किसी भी सरफेस पर जो हम ऐसे ग्रीन कलर का ये जो अभिलंब डालते हैं वो सतह पर पक्का 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसी चीज को यहां देखना कि ये वाला सरफेस 90 माइनस आई आ चुका है, यहां वाला, ठीक है। अब हम ये अभिलंब और ये लाइट, इस पूरा के बीच में 90 होगा, ये पूरा के बीच में, ध्यान देना, ये पूरा के बीच में, क्योंकि ये अभिलंब है और इस सरफेस पे डाला हुआ है, तो इससे लेके इस ब्लैक तक ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90, ठीक है, ये हो गया पूरा 90। और ये वाला कितना है, 90 माइनस आई, ये वाला है पूरा 90। ध्यान देना, यहां से ग्रीन से लेके ब्लैक तक है 90, ठीक है। तो इस पूरे में से अगर हम ये वाला घटा दें, यहां से लेके यहां तक में अगर ये वाला घटा दें तो ये वाला निकलेगा वापस फिर से, ये पूरा है 90, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। इस 90 में से अगर हम ये छोटा पार्ट घटा देते हैं 90 माइनस आई, ठीक है, इस पूरे भाग में से अगर हम ये छोटा वाला भाग घटा देते हैं तो ये वाला भाग निकल जाएगा अपना, ठीक है। घटाओ तो 90 माइनस 90, माइनस माइनस प्लस आई, 90 से 90 कट के आई बच जाएगा, यानी ये आई हो जाएगा। अब इतना आप याद ना करके आप डायरेक्ट, क्योंकि आप बार बार इतना थोड़े किसी को समझाते रहोगे,
है ना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है, तो आप सीधा याद कर लो इस बात को कि आप आई और आर कहाँ लिखोगे। ठीक है, सीधा याद रख लेना कि जो आपने पोजीशन ड्रॉ किया है ए बी का, कि जब ये यहाँ था तो ये यहाँ था, वहां से लेके सीधा सरफेस तक आई दे देना, और इधर भी जो आपने पोजीशन ड्रॉ किया सी डी, उससे लेके सरफेस तक आर दे देना, बात खत्म। ठीक है, और बाकी बस आप ये फिगर समझ गए, प्रूफ हो गया। फिगर को आप वापस फिर से आप अपना बना के देख सकते हो। ठीक है, वीडियो का अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बार बार पीछे ले जाइए और फिर इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके थ्योरी को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के दौरान ये काफ़ी आसान है। फिगर आपको ड्रॉ करना है, जो आपने पहले डिस्प्ले से जो उतारा था वो, फिर ये फिगर, और उसके बाद प्रूफ का स्टोरी देखते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे ध्यान से समझना। चलते हैं पहले फॉर रे, ठीक है, बी डी ऑफ लाइट, हिंदी में बीसी, प्रकाश के बीसी किरण के लिए। इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में। प्रकाश के बीसी किरण के लिए। ठीक है, दो किरण है, बीसी नहीं सॉरी गलत हो गया, बीसी को हम थोड़ा बीडी करते हैं, बीडी। ठीक है, क्योंकि ये बीडी जब बी से डी पे पहुंचा, ये वाला लाइट बी से जब डी पहुंचा, ये वाला लाइट ए से सी पहुंच गया था, याद है ना। जब ये यहाँ था तो ये यहीं पे था, लेकिन जब ये वाला यहाँ आया तो ये यहाँ से पहुंच गया यहाँ, यानी कि जब बी से चल के डी पे गया ये वाला रे, तो ये वाला रे जो है वो ए से चल के सी पे पहुंच गया। यही हमको बस कहानी देखना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बी डी लिया, और अगले सिचुएशंस में ए सी लेंगे, क्योंकि बी से डी गया तो बी डी, और ए से सी गया तो ए सी, तो हम बी डी पहले बाद में ए सी लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले फॉर रे बी डी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के बी डी किरण के लिए। ध्यान से समझना इसमें क्या आपका होगा। अच्छा, आपको पता है वेग बराबर ठीक है विस्थापन बटा समय। ठीक है, इंग्लिश में जो बच्चा है इंग्लिश मीडियम वाला वो लिखेगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, लिखने के बाद हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा लिख लेगा वेलोसिटी, यहाँ पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी रे ऑफ लाइट का, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी भी मान लेते हैं। ठीक है, और विस्थापन, क्योंकि हम इस लाइट का बात कर रहे हैं, अभी बीडी है ना, तो इस लाइट का बात कर रहे हैं क्योंकि बीडी यहीं पर ही है, तो ये लाइट ये वाला ट्रैवल किया है ना, बी से डी गया है, क्योंकि बी डी का ही हमको पोजीशन लेना है, तो बी से डी गया, और ये वाला लाइट ए से सी, तो ये वाला लाइट जब बी से डी गया तो इसका विस्थापन जो है वो कहां से कहां है, बी से लेकर डी तक, तो विस्थापन का वैल्यू लिख देते हैं बी डी, और समय मान लेते हैं टी। आपको याद है दोनों एक ही साथ चल रहा है तो एक ही समय पे पहुंचेगा, कारण हाँ भले सरफेस को टच अलग अलग समय पे कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, सेम मीडियम में चल रहा है, समान समय पे स्टार्ट हुआ है, तो समय भी तो बराबर लगेगा, तो v बराबर बी डी बाई टी। अगर हम t का वैल्यू यहां से निकाल ले t का, तो हो जाएगा बी डी बाई भी, t यहां चल जाएगा, v यहां चल जाएगा, ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड अब चलते हैं, और इंग्लिश वाला बच्चा यहाँ एंड लिख ही लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फॉर रे लिखे थे, सेम फॉर हिंदी में लिख लेते हैं प्रकाश के, ये बीडी चले थे ना, अब एसी चलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के एसी किरण के लिए सेम चीज लिख रहे हैं, इंग्लिश वाला बच्चा है यही चीज लिख लेगा फॉर रे एसी ऑफ लाइट, यानी सिर्फ बीडी को एसी लिख देना और बाकी सब चीज सेम कंडीशंस, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, लिखो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा, तो v बराबर विस्थापन कितना, इसका विस्थापन bd था, इसका विस्थापन ac है, a से लेकर c तक गया तो उसका विस्थापन समय t। ठीक है, तो t बराबर ac बटे v, ये आपका बन गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ हमने t का वैल्यू निकाला। अब देखो दो इक्वेशन अपने पास, फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन से चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में t का भी वैल्यू बी डी बाई भी है और t का भी वैल्यू ए सी बाई भी है, यानी ये दोनों वैल्यू t के बराबर है, t का बराबर ही और t के बराबर ही, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी बी डी
बटे भी जो है वो बराबर हो जाएगा AC बटे भी के, भी से भी कैंसिल हो गया तो बचा BD इक्वल टू AC, और ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अपने पास 3 इक्वेशंस बना, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के बेस पे मैंने तीसरा इक्वेशंस ला दिया। अच्छा अब थोड़ा सा और देखना है, हमको क्या करना है, इस फिगर को देख के मुझे BD और AC का वैल्यू फाइंड कर देना है, और BD और AC का जैसे ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देंगे, प्रूफ हो चुका है, यानी प्रूफ हो गया, बस BD और AC का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, जो लाना था वो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे BD और AC का वैल्यू। तो आपको खोजना है कि BD कहाँ है, BD का मुझे वैल्यू चाहिए तो BD खोजना है, और BD खोज के BD से रिलेटेड एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो BD यहाँ है ना, ठीक है, तो BD से रिलेटेड समकोण त्रिभुज, तो BD ये है, ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो ABD एक त्रिभुज अपने पास, ध्यान देना एक त्रिभुज है। अब नाउ यहाँ लिख लेना त्रिभुज ABD में, यानी फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ठीक है, इंग्लिश लिख लोगे त्रिभुज ABD में। इस फिगर को हम थोड़ा अलग करके बनाते हैं कि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ है 90 डिग्री, ठीक है, देखो एक मिनट, ABD, ये त्रिभुज जो है ABD, ये वाला त्रिभुज को मैंने वहाँ साइड में बनाया, ठीक है। इस फिगर को देख के पता चलेगा कि यहाँ वाला कोण I है, देख लो, ठीक है, ये डॉट 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 से लेके ये सरफेस तक का I मैंने माना था, ठीक है। अच्छा यहाँ तो 90 डिग्री है ही, और हमको निकालना किसका वैल्यू है, BD का। तो अब इसमें नोटिस कर लो कि BD है क्या। सबसे पहले ये अगर 90 है तो पक्का 90 के सामने AD जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है, यानी कर्ण जिसको बोलते हैं। इस ट्रायंगल में ये जो है वो आपतन कोण है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस कोण का अगर हम बात करें तो इसके सामने ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, और बाकी जो बच गया आधार। तो सोचने वाली बात है कि हमको निकालना क्या है, मुझे निकालना है BD, ठीक है, BD का वैल्यू मुझे चाहिए, तो BD निकालना है, ठीक है, BD है परपेंडिकुलर, ठीक, BA तो निकालना नहीं है, तो हमको निकालना है BD है, BD है परपेंडिकुलर। और आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए, ये तो मुझे किसी भी हाल में पता नहीं है, इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका हाइपोटेनस 90 के सामने पता चल रहा है कि ये वाला हाइपोटेनस है, तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर यूज करना है तो मुझे पक्का साइन या तो कॉसेक यूज करना होगा। आप साइन या कॉसेक में कोई भी यूज कर लो फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन सेम आ जाएगा वैल्यू। हम साइन यूज कर लेते हैं, तो साइन आई, क्योंकि इसमें एंगल आई है तो हम आई ले लिए, तो साइन आई, तो साइन आई बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन आई बराबर परपेंडिकुलर, अभी आपने देखा है BD, और हाइपोटेनस क्या है AD, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो BD बराबर AD इंटू साइन आई, AD इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन आई में AD में साइन आई से मल्टीप्लाई हो गया, BD का वैल्यू निकल गया। BD का तो मुझे वैल्यू चाहिए था, अब एक और चीज का मुझे वैल्यू निकालना है AC का, तो और चलो AC का वैल्यू निकालते हैं। AC खोजो, यहाँ AC ना, AC से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करो ACD, ठीक है, त्रिभुज ACD यानी इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस त्रिभुज को भी हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, देखो यही तो है ये त्रिभुज A, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, D है, D है, C है, C है, यानी इसी तरह से तो ये त्रिभुज है, इधर डॉट 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 है, यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने लंब डाला था यहाँ पे, याद है ना, ये वाला सिचुएशंस वाला, तो 90 है और 90 है, और ये वाला एंगल R है, तो नीचे R दिया हुआ है, और यहाँ पे 90 है तो 90 दिया हुआ है, समझ लो बात। अच्छा मुझे इसमें किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, AC का, ठीक है। AC क्या है, खोजो AC, ये अगर 90 है तो इसके सामने हाइपोटेनस, ठीक है, और ये है, ये देखो क्या है, ये इस कोण का बात कर रहे हैं R का, तो जब इस कोण का बात कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर में AC तो आ ही रहा है, और AC का ही तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो हम लोग फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करते हैं, तो साइन का यूज करते हैं, लेकिन साइन आई के जगह साइन आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल R है। फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर AC है, और हाइपोटेनस क्या है AD, फिर से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा AC बराबर AD इंटू साइन आर, ठीक है। आप देखो BD का भी वैल्यू पता चल गया, AC का भी वैल्यू पता चल गया। अब फाइनल स्टेप में चलते हैं, अब आपका प्रूफ ही होने वाला है थ्योरी, ठीक है, बस सोचते रहो क्या प्रूफ करना है, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्योरी, ठीक है। तो चलते हैं इक्वेशन 3 से, थोड़ा बहुत जहां तहां तो इंग्लिश, हिंदी है तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर ही लोगे,
3 से, ठीक है। 3 क्या है? 3 है BD बराबर AC, ठीक है। चलो BD बराबर AC, BD का मैंने वैल्यू निकाला है क्या, तो AD इंटू साइन आई। AC का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो AD इंटू साइन आर, ठीक है। दोनों का वैल्यू मैंने यहां से लिख दिया। आप देखो AD और AD कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है, बचेगा साइन आई बराबर साइन आर, बचेगा ना, ठीक है। साइन आई बच गया, साइन आर, साइन साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आई बराबर आर, ठीक है। यानी बचा क्या, परावर्तन सॉरी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। यानी यहां लिखोगे इंग्लिश वाले बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे क्या क्वेश्चंस क्या था कि हमको तरंग सिद्धांत के आधार पर हमको प्रकाश का अपवर्तन, इन वेव थ्योरी के आधार पर मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना था। और आपने पहले ही पढ़ के रखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला तो वो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इस थ्योरी के आधार पर मैंने प्रूफ कर दिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के आधार पर होता है। और यही तो बताया गया था, न्यूटन क्या बोले कि सिर्फ लाइट का 2 ही एक्सप्लेनेशन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हाइगेंस बोले कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी होता है और उसके अलावा और भी चीज होता है। और अपने थ्योरी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किए और भी थ्योरी को प्रूफ किए। तो ये रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर चुके हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्शंस के प्रूफ को देखेंगे, किस तरह से वो रिफ्रैक्शंस के प्रूफ को देखें। अच्छा, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, अगर आप इसके फिगर को समझ गए तो डेरिवेशंस काफी आसान है। और ये आपको इस तरह से उतार लेना है और आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आएगा भी, ठीक है। तो हम लोग दूसरे थ्योरी को देखते हैं। और ये हम लोग प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिद्ध कर लिए हैं। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सिद्ध करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो पढ़ लिए, उसके तरंग सिद्धांत के आधार पर, वेव थ्योरी के आधार पर उसको साबित कर लिए हैं। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वेव थ्योरी के आधार पर यानी तरंग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करके देखते हैं। अगेन हम आपके सामने एक प्लेन सरफेस बनाए, समतल सतह, लेकिन थोड़ा सतह में चेंजिंग होगा। कारण उस वाले सतह में मुझे प्रकाश का परावर्तन करना था, तो मुझे ऐसा सतह चाहिए था जो अनट्रांसपेरेंट हो, अपारदर्शी, आर पार ना दिखे, क्योंकि मुझे परावर्तन करना था। आपने पढ़ा ही मिरर वाला थ्योरी, मिरर को पीछे से कलर किया जाता है तो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां अपवर्तन करवाना है यानी रिफ्रैक्शन, तो हम ट्रांसपेरेंट सरफेस लेंगे, पारदर्शी। तो मैंने पारदर्शी सरफेस लिया, आर पार दिखे, ठीक है। अब जैसे पिछले वाले कहानी में सेम आपने 2 रे ऑफ लाइट को एक साथ लाया था, उसी तरह से यहां भी 2 रे ऑफ लाइट को एक साथ लाना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। 2 रे ऑफ लाइट को एक साथ लाते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर ले, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए 2 रे ऑफ लाइट मैंने ड्रॉ किया, इंसिडेंट लाइट है ये दोनों, रे ऑफ लाइट, दोनों को मैंने एरो दे दिया है, समझ में आया कि ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा, फिर वापस कहानी, जब ये लाइट इस ए पॉइंट को टच कर चुका होगा तब तक ये बी पॉइंट पे ही रहा होगा और ये सरफेस को टच नहीं किया होगा, तो अपना जो पोजीशन है वो ये रहा। समझ रहे हो, पिछले वाले में भी मैंने यही किया। अच्छा, जब ये रे ऑफ लाइट जिस समय तक ये यहां पहुंचेगा इस सरफेस तक, ठीक है, अच्छा पहले एक नॉर्मल बना ले। चलो देखो, स्टिक को हटा लेते हैं। देखिए हम एक नॉर्मल बना ले पहले, चलो ठीक है। अब देखो, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पहुंचेगा, ये यहां था, लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर, ठीक है, तब तक ये रे ऑफ लाइट इधर जा चुका होगा। अब आप सोचोगे कि रे ऑफ लाइट पार कैसे हो गया, उस वाले में तो यहां से टकरा के इधर चल गया था, तो वहां पे सतह भी तो था अनट्रांसपेरेंट, वहां परावर्तन था ना, रिफ्लेक्शन। तो लाइट कल यहां पीछे से वो अपारदर्शी था, तो लाइट पार नहीं हो सकता था, टकरा के वापस आ गया। यहां तो लाइट पार होगा ना, क्योंकि पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। लाइट पार हो गया लेकिन अपने रास्ते से भटक जाएगा, कारण क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन। लाइट सीधे न जाके अपने अभिलंब के तरफ मुड़ गया, अपने नॉर्मल के तरफ नजदीक आ गया, कारण लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर यानी विरल से सघन। इधर हवा है और इधर कोई ये जो जिस मीडियम का बना हुआ होगा ये वाला सरफेस,
वो मीडियम है तो ये ज़्यादा डेंसिटी वाला है तो सीधे ना जाके अपने नॉर्मल के तरफ आ गया, ठीक है। यानी जब ये यहाँ था, ये लाइट ए पे पहुंचा, ये बी पे, यानी ये सरफेस को टच कर चुका था, ये नहीं किया था। और जब तक ये सरफेस को टच किया ये लाइट पार होके आगे चल गया होगा, ठीक है। अब चलो वहां पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। पोजीशन दे लेते हैं कि जब ये लाइट इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, मान लो सी मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो ये यहाँ पे चलाया होगा, हो सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच गया होगा, यानी पार हो चुका होगा। तो ये दोनों के बीच का पोजीशन अब ये रहा होगा, है ना। जब ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो पोजीशन से ये, और जब ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ आ चुका है ना, तो अब ये पोजीशन, अब यहाँ के बाद ये जहाँ जाए ऐसे जाएगा। अब जहाँ जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इतना से मतलब है, यहाँ नॉर्मल लिख देते हैं। चलो सेम फिगर है, थोड़ा सा अंतर है, वो लाइट उधर भाग गया था, ये लाइट पार हो चुका है। अच्छा, उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आई बनाया था, आपतित किरण और विलंब के बीच आई, ठीक है, और पोजीशन, जो पोजीशन आपने बनाया था, पोजीशन से सरफेस तक का आई लिए थे, कैसे समझ गए, ठीक है, पहले ही हमने बताया था, याद कर लो इस बात को अब। अच्छा, उसी तरह रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का आर बनाएंगे इस वाले में, तो उसी तरह से पोजीशन और सरफेस, ये पोजीशन है सेकंड पोजीशन और सरफेस के बीच का आर हो जाएगा, सेम चीज। अब चलो बनाते हैं जैसे मैंने पिछले बार में बनाया था। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना। अच्छा चलो बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले BC के लिए चलते हैं, ठीक है, फिर AD के लिए चलते हैं। आप C यहाँ भी लिख सकते हो, D यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिख दो, कुछ नाम रख दो, PQRS भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले हम BC के लिए चलेंगे, क्योंकि ये लाइट जब यहाँ गया तो ये लाइट यहाँ पहुँच गया, तो BC और फिर AD। चलो BC के लिए लेते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो हिंदी ही लिख लेते हैं, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेगा, तेज है वो लोग। चलो तो सबसे पहला कंडीशंस क्या है कि BC है ना, तो BC किरण, प्रकाश के BC किरण के लिए इंग्लिश में लिखेंगे फॉर BC रे ऑफ लाइट, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर वापस वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा वेग, इंग्लिश ट्रांसलेट कर ही लोगे। अच्छा, समय दोनों को तो एक ही समय पे स्टार्ट किया है, तो समय तो T ही रह जाएगा, ठीक है। विस्थापन क्या है, ये लाइट का बात करें ना, BC, तो B से C गया है तो विस्थापन BC ही रह जाएगा, और वेग कर लेते हैं V, ठीक है, और बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, V वेग से मान लो चल रहा है। अच्छा, एंड उसके बाद चलते हैं प्रकाश के BC चल लिए, अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के BC के जगह पर AD ना, क्योंकि B जब B से C पर ये लाइट पहुंचा तो ये वाला लाइट A से D पे पहुंचा, तो प्रकाश के AD किरण के लिए, ठीक है, प्रकाश के कौन किरण के लिए, AD, ब्रैकेट हटा देते हैं, किरण के लिए सेम चीज, वेग बराबर विस्थापन बटे समय डायरेक्ट कर लेते हैं, तो T समय तो C रह जाएगा, और इसका BC था तो इसका AD हो जाएगा, AD और बट्टा में भी। और अगर हम इतना करके छोड़ दें तो अपना कहानी गलत है, यहाँ पे थ्योरी गलत जा रहा है। कारण देखो, T सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम समय में स्टार्ट हुआ है। ये भी पता है कि ये किरण का विस्थापन BC है, यानी डिस्प्लेसमेंट, और इसका AD है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, भी वहाँ पे आपने भी सेम लिया था। चलो वो फिगर को वापस लाते हैं, यहाँ पे आपने भी सेम लिया था, क्योंकि लाइट देखो B से D गया और ये वाला A से C गया, तो B से D जाए या A से C जाए, इस सरफेस से ऊपर ही है, यानी इधर हवा है, यानी दोनों सेम मीडियम में चल रहा था। B से D भी गया तो इसी हवा में ही चला, A से C भी गया हवा में ही चला, थोड़े इधर आया, तो वेलोसिटी सेम था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगा क्योंकि मीडियम बदल रहा है। कारण देखो, ठीक है, ये लाइट B से C गया तो ऊपर है, सरफेस से ऊपर, तो हो सकता है इधर हवा हो, और ये वाला जो लाइट है AD वो इस सरफेस के इस तरफ है, तो ये तो मीडियम चेंज कर चुका है ना, तो इसका वेलोसिटी अलग होगा। तो इधर वाले को BC के लिए वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, और इसके लिए वेलोसिटी V2, ठीक है, सेम चीज। अब उसी तरह से जैसे आपने पिछले बार में किया था, इक्वेशन 1 और 2 से, ये भी T का वैल्यू है, ये भी T का वैल्यू है, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि BC बटे V1 बराबर AD बाई V2, ठीक है। वहां पे भी कैंसिल हुआ था, यहाँ नहीं कटेगा, कारण समझ ही रहे हो, नहीं कटने का। अच्छा, अब देखो, जब हम लोग यहाँ तक कर लिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करके अरेंज कर लेते हैं, तो BC और AD को अगर यहाँ ला दें
तो AD डिवाइड में चल जाएगा और V1 को वहां पहुंचा देते हैं, तो V1/V2 इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसी तरह से वहां भी लाए थे, वहां लेकिन V कैंसिल हो गया था, तो BC बराबर AD, क्योंकि V भी इक्वल था तो कट गया था, यहां नहीं कटा, तो थोड़ा सा चेंजिंग आया है। अगर आप एक याद रखो तो दूसरा भी याद ही हो जाएगा। हाँ, मेन फिगर है, फिगर को आपको समझना होगा। ठीक है, चलो तो अब आगे करते। जिस तरह से उस फिगर में अपने BC और AD का वैल्यू निकाला था, अब यहां भी BC और AD का वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ अब BC का वैल्यू निकालने के लिए BC आपको ढूंढना है इस फिगर में। कहाँ है BC? दिख रहा होगा, यहाँ पे BC है। इस BC से आपको त्रिभुज बनाना है, तो BC से त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री है ना B पे, तो इसका नाम ABC या CBA रख लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, चलते हैं त्रिभुज ABC में, यानी इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इंग्लिश वाला बच्चा ऐसे लिख लेगा। अच्छा, इसमें भी उसी तरह से साइन का यूज कर लेते हैं। आई है ना इसमें, आई साइन आई, तो लंब बटे लंब लिख देते हैं P/H, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H। तो P इसमें है क्या, तो इस वाले ट्रायंगल में आई है ना, तो इसके सामने ही लंब होगा यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो BC, और H यहाँ 90 बना है ना, यही ना जब हम पोजीशन ड्रॉ करते हैं तो 90, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस AC है, तो BC बटा AC। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो BC बराबर AC इंटू साइन आई, है ना, क्योंकि AC इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो BC का वैल्यू निकल गया। अब आगे चलते हैं। एंड अब हमको चाहिए वैल्यू AD का। AD से एक ट्रायंगल का निर्माण करो। AD यहाँ है ना, तो इसका ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि पोजीशन खींचे थे, तो ADC। ठीक है, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में चलते हैं। ठीक है, चलो तो इस ट्रायंगल को ADC में चलने से पहले ADC, यहाँ पे R है, पिछले में साइन R यूज किए थे, यहाँ भी साइन R यूज करेंगे। ठीक है, साइन R परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना सामने, तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे 90 बना है तो ये हाइपोटेनस है, तो AD बटा AC, तो AD बटा AC बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AD बराबर AC इंटू साइन आर। ठीक है, दोनों का वैल्यू मुझे निकाल लिया। BC और AD का वैल्यू चाहिए था, निकाल चुके हैं। अब इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 से, यानी BC बटा AD बराबर V1 बटा V2। BC का वैल्यू देखो तो क्या है, देखो BC का वैल्यू है AC इंटू साइन आई। ठीक है, और AD का वैल्यू है AC इंटू साइन आर इक्वल टू V1/V2। देखो AC से AC कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1/V2। ठीक है, अच्छा अब ये देखने के बाद, ठीक है, अब ये देखने के बाद, तो यहां के बाद अब देखते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज आप याद रखोगे, एक चीज क्या याद रखना है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी v जो होता है, यानी वेग जो होता है, वो अपवर्तनांक का यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का व्युत्क्रमानुपाती। आपको आप पढ़े तो थे कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब मीडियम जो है वो डेंसर है। ठीक है, ज्यादा डेंसर है, और अगर म्यू का वैल्यू कम है तो डेंसर कम है। डेंसर ज्यादा होने का मतलब सघन ज्यादा है, ज्यादा घना जगह है, ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है, तो वहां वेलोसिटी तो कम ही जाएगा, है ना। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा रहे यानी भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो डेंसिटी का वेलोसिटी कमेगा ही कमेगा, यानी वेग कम जाएगा। तो इसी का मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये कमेगा, और अगर ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो उल्टा होता है एक दूसरे का। तो इसी आधार पर अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल दे तो ये इक्वल में बदल जाएगा। मान लो वो कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, मान लो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो भी जो है वो इस तरह से एक रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर भी तो यही ना पता चल रहा है कि अगर इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू घट जाएगा, और इसका वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा यानी हर जितना बड़ा होते जाएगा डेनोमिनेटर, उतना ही छोटा रिजल्ट देते जाएगा। तो v बराबर इक्वल टू 1/μ अगर हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं, तो v1 इक्वल टू 1/μ1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा v2 इक्वल टू 1/μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर यहां देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1/V2, तो V1 को हम लिख सकते हैं 1/μ1 और V2 को लिख सकते हैं 1/μ2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन आई अपॉन साइन आर, μ2 चला जाएगा ऊपर और μ1 चला आएगा नीचे। और यही तो मुझे साबित करना था, यही तो है स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम कहा
कहते हैं, यानी कहने का मतलब यह है दिस इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ। आप बताओ प्रकाश का अपवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या था, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। स्नेल का ही लॉ तो था कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, उसके जगह μ1 अपॉन μ2 भी हो सकता है, μ2 अपॉन μ1 भी हो सकता है, μ2 अपॉन μ1 भी हो सकता है, μ1 अपॉन μ2 भी हो सकता है, सिर्फ म्यू भी हो सकता है। ये सारा आपने वो रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ा था, कब किस कंडीशंस पे होता है। तो आप देखो मैंने वेव थ्योरी का बेस लगा के मैंने रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन को भी और परावर्तन को भी दोनों को सिद्ध कर दिया। ये दोनों जो क्वेश्चंस आप पढ़े, इस दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आएगा और जब भी आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा। तो इसको कैसे लिखना है, तो ये टॉपिक लिखने के बाद जो अभी आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, ठीक है, वो आपको कॉपी पे उतार लेना है इसके बारे में। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फिगर कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया, और उसके बाद फिर ये फिगर ड्रॉ करना है और फिर ये पूरा कहानी उतार लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ठीक है, और फिर आप इसको उतार लेना, ठीक है, समझ गए।